जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, हम लगातार पॉलिटी की क्लासेस जो हैं कर रहे हैं। लास्ट क्लास के अंतर्गत हमने नागरिकता का जो चैप्टर था उसको समाप्त किया था, जो हमारे भाग 2 में सम्मिलित है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा नागरिकता कौन से भाग में होगा, तो आप बता रहे होंगे नागरिकता भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 के बीच इसका उल्लेख मिलता है। आज की क्लास में हम जानने वाले हैं, लास्ट क्लास के अंतर्गत ही मैंने आपको बताया था, जब हम क्लास कर रहे थे लास्ट क्लास, कि आज की क्लास में हम जो चर्चा कर रहे होंगे वो मौलिक अधिकारों के टॉपिक पर कर रहे होंगे। किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका यूपी पी का एग्जाम हो, यूपी बीडीओ का एग्जाम हो, चाहे आपके लेखपाल का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो क्या हो, यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, ये जो टॉपिक है आपका मौलिक अधिकारों का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अधिकांशतः जो होता है वो एक एक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। या तो हो सकता है वो डायरेक्ट आपसे आर्टिकल पूछ लेगा, जैसे मैं आपसे पूछूंगा तो अनटचेबिलिटी का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है, तो आप बता रहे होंगे आर्टिकल 17 में जो है अनटचेबिलिटी मिलती है। अगर मैं आपसे पूछूंगा जीवन एवं प्राण एवं जीवन देह स्वतंत्रता का जो अधिकार है किस आर्टिकल में मिलता है, तो आप बता रहे होंगे कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जीवन का अधिकार जो है आपको मिलता है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख जो है वो किस आर्टिकल में, तो आप बता रहे होंगे आर्टिकल 25 से 28 के बीच जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, या तो हो सकता है आपसे डायरेक्ट आर्टिकल्स में पूछे जा रहे होंगे, या हो सकता है उनके अंदर कोई बात देकर आपसे पूछा जाएगा कि इस बात का उल्लेख जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत है। पहला सवाल हो सकता है। दूसरा आपसे सवाल क्या पूछ सकता है वो, भाई दूसरा सवाल मैं आपसे बता रहा हूँ। देखिए, सवाल किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं इस पार्ट से मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो वो हमसे सीधे पूछेगा किस अनुच्छेद में किस चीज़ का उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद में उल्लेख किस चीज़ का है, पहला सवाल हो गया ये। दूसरा क्या होगा, वो आपको आर्टिकल्स दे देगा, एक आर्टिकल देगा, दूसरा आर्टिकल देगा, तीसरा आर्टिकल देगा, चौथा आर्टिकल देगा। ठीक है, आर्टिकल 14 दे दिया, 15 दे दिया, 16 दे दिया, 17 दे दिया। यहाँ आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है। और यहाँ आप याद रख रहे होंगे कि जो नहीं वाले सवाल होते हैं आजकल ट्रेंडिंग में है, यहाँ से ही सवाल पूछे जाते हैं, कौन सा जो है उल्लेखित नहीं। तो कौन सा उल्लेखित नहीं है, इसके लिए तो आपको चारों आर्टिकल्स पता होना चाहिए, तभी क्या कर सकते हैं आप इसका जवाब दे रहे होंगे। तो इन सारी चीज़ों को जो भी जिस प्रकार से भी हमारे सवाल बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं, हम क्लास के अंतर्गत कर रहे होंगे। आशा करता हूँ आप क्लासेस को लगातार ले रहे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि क्लासेस को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक रिवीजन भी ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब हम जो हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। ठीक है, सबसे पहले जब हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्या थी। ठीक है, मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्या थी। अब मैं आपको बताऊं मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्या थी, उससे पहले एक चीज़ याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट मूल संविधान में सम्मिलित थे या नहीं थे, इसका जवाब आप कमेंट में बताएंगे जब हम पढ़ रहे होंगे क्लास को, जब आप क्लास ले रहे होंगे, चूंकि रिकॉर्डेड क्लास है। तो क्या फंडामेंटल राइट जो हैं, मौलिक अधिकार जो हैं, वो मूल संविधान में थे, पहला सवाल। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या फंडामेंटल राइट वर्तमान संविधान में है, वर्तमान संविधान में क्या फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख मिलता है। आप आर्टिकल्स भी बता सकते हैं, अगर संविधान में है तो किसी ना किसी आर्टिकल के बीच होगा, तो उस आर्टिकल से लेकर उस आर्टिकल का भी जिक्र कर सकते हैं। आगे आने वाली क्लास में हम सारी चीज़ें जान रहे होंगे। तो दो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं। पहला सवाल पूछा है क्या मौलिक अधिकार जो थे वो मूल संविधान में थे, या क्या मौलिक अधिकार वर्तमान संविधान में हो सकता है मूल संविधान में हो, वर्तमान संविधान में ना हो सकता है मूल संविधान में ना हो, बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ा हो। तो ये दोनों सवालों के जो जवाब हैं आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं।
यहाँ हम जानते हैं कि मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों मौलिक अधिकार जरूरी हैं और क्यों सम्मिलित किए गए हमारे संविधान में। ठीक है, तो देखिए ये क्या कह रहा है, नागरिकों के समग्र विकास के लिए यह आवश्यक हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार नागरिकों के समग्र विकास। समग्र विकास का मतलब क्या होता है? देखिए समग्र विकास का अगर मैं आपको बताऊं तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के जो विकास होंगे इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाते हैं, समग्र विकास के अंतर्गत आते हैं। कैसे मनुष्य का जो है समग्र विकास किया जाए, इसके लिए मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिनका संरक्षण जो है स्वयं संविधान करता है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इसका संरक्षण सीधे कौन कर रहा है? हमारा संविधान कर रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा क्या न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षण नहीं करता है? तो आप कहेंगे न्यायालय भी मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। आने वाली क्लास के अंतर्गत हम जान रहे होंगे। तो पहली चीज मैंने आपको क्या बताई कि नागरिकों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है, जिसका संरक्षण कौन करता है? स्वयं संविधान कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में ही इनका उल्लेख है और कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें शक्ति भी प्रदान करता है। जब हम आर्टिकल 32 के बारे में पढ़ रहे होंगे तो डिटेल में सारी चीज जान रहे होंगे। ठीक है, आर्टिकल 32, 12, 13 इसके बारे में जब डिटेल में पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों संविधान किस प्रकार से इसकी रक्षा करता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ आपको क्या याद रखना है कि इनका संरक्षण, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण निम्नलिखित में से कौन करता है? एफआर का संरक्षण निम्नलिखित में से कौन करता है? पहला ऑप्शन मैं आपको दूंगा सरकार, दूसरा मैं आपको दूंगा न्यायालय, तीसरा मैं आपको दूंगा संविधान और चौथा दूंगा इनमें से कोई नहीं। फिर मैं आपको नीचे कूट दूंगा, एक व दो सही हैं, दो व तीन सही हैं, इनमें से कोई सही नहीं है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा कि फंडामेंटल राइट्स का संरक्षण कौन करता है। ठीक है, क्या सरकार करती है, क्या न्यायालय करता है, क्या संविधान करता है? क्या न्यायालय और संविधान दोनों ही क्या करते हैं? मौलिक अधिकार का संरक्षण करते हैं। तो अभी हम जान रहे हैं क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया नागरिकों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है, जिनका संरक्षण स्वयं कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन जिनका संरक्षण करता है। साथ ही साथ यह नागरिकों को व्यक्ति तथा राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। देखिए कानूनी अधिकार की अगर मैं बात करूंगा, अधिकार हमारे पास दो प्रकार के हैं। एक तो कानूनी अधिकार, ठीक है, एक क्या है? मूल अधिकार, जिसे मैं शॉर्टकट में लिखूंगा फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि नागरिकों को जो मौलिक अधिकार है ना वो व्यक्तियों के खिलाफ और राज्य के विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध प्राप्त हैं। जबकि कानूनी अधिकार जो होते हैं वो केवल और केवल, ये लिखेंगे राज्य के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध राज्य के विरुद्ध प्राप्त नहीं होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कानूनी अधिकार क्या राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, आप कहेंगे नहीं, राज्य आपके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। जबकि क्या राज्य आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता? तो आप कहेंगे स्टेट आपके एक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मौलिक अधिकार हैं अगर इनका उल्लंघन कोई भी व्यक्ति करेगा तब भी आप क्या कर सकते हैं? मुकदमा कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इस आधार पर आप क्या जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा, अगर राज्य सरकार आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तब भी आप क्या जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। राज्य सरकार जो होती है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही कार्य करती है। कभी भी जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें सम्मिलित होती है जब सरकार की बात आती है, तो वो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रही होगी। अगर राज्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगी तो आप सीधे कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जब हम अंतर पढ़ रहे होंगे कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में तो जान रहे होंगे। यहाँ से सारी चीजें क्या याद रखनी है कि ये राज्य और व्यक्ति दोनों के प्रति आपको प्राप्त हैं। एक बार सवाल आया था कि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं, और ऑप्शन में सरकार, सॉरी, सरकार और
व्यक्ति दोनों वाला ऑप्शन दिया था, जबकि लोगों ने ज़्यादातर ऑप्शन इसमें सरकार लगाया था। जबकि यहाँ दोनों सही हैं। आपको अगर कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तब भी आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर सरकार आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही होगी तब भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो 3 चीज़ें हमने पढ़ ली, समग्र विकास के लिए आवश्यक हैं, संरक्षण इनका संविधान स्वयं कर रहा है, नागरिकों तथा व्यक्ति दोनों के प्रति आपको प्राप्त हैं और जिनका संरक्षक न्यायालय होता है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो न्यायालय रिट जारी करता है। जब हम आर्टिकल 32 के बारे में पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको बता रहा हूँगा रिट कौन सी जारी की जाती हैं। बाकी सारी चीज़ें डिटेल में हम कहाँ जानेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंतर्गत जान रहे होंगे। तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे क्लास के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे कि आपको ये जो PDF दिख रही है, इसे अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है ग्रेट पाठशाला, इसे आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। वहाँ जाकर क्या कर सकते हैं, ये ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप हमारे जो जितनी भी क्लासेस होती हैं सबके PDF चाहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं वो भी आपको चैनल के माध्यम से बताए जाते हैं। तो यहाँ मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो क्यों आवश्यक हैं, क्यों हमने इन्हें संविधान में सम्मिलित किया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले देखिए अब हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री के बारे में कि जो मौलिक अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं वो हमने संविधान में किस प्रकार से जोड़े हैं, क्या इनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसके बारे में हम जान रहे होंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ जिससे दिखने में जो है कितना हो। ठीक है, देखो विजिबल होगा। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट देखिए, 1215 में ब्रिटेन के अंतर्गत एक कानून पारित किया गया, आप कह सकते हैं घोषणा पत्र, घोषणा पत्र आया जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं, मैग्ना कार्टा के नाम से। और याद रखेंगे मैग्ना कार्टा नागरिकों के अधिकार से संबंधित था, नागरिकों के अधिकार से संबंधित था। किससे संबंधित था आपसे पूछा जाएगा। मैग्ना कार्टा जो ब्रिटेन में 1215 में आया था वो नागरिकों के अधिकार से संबंधित था। इसलिए हम कहते हैं कि यूके जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकारों का, अगर आपको जन्मदाता देश पूछा जाएगा, जन्मदाता देश, तो आप क्या कहेंगे, ब्रिटेन कहेंगे। यहाँ याद रख रहे होंगे अगर संविधान के आधार पर सवाल पूछा जाएगा, संविधान के आधार पर अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है, तो आप वहां पर अमेरिका लगाएंगे। जबकि आपसे सीधे पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार देने वाला प्रथम देश कौन सा था, या मौलिक अधिकारों की अभिव्यक्ति किस देश में आपको मिलती है, प्रत्यक्ष नहीं मिलती, अप्रत्यक्ष मिलती है, किस कानून के माध्यम से, मैग्ना कार्टा के, जो नागरिकों के अधिकार के उल्लंघन, तो आप वहां ब्रिटेन ऑप्शन में लगा रहे होंगे। कई बार सवाल पूछा गया है मैग्ना कार्टा किस देश के द्वारा जारी किया गया था, या मैग्ना कार्टा जो घोषणा पत्र किस देश के द्वारा जारी किया गया था, तो वहां ब्रिटेन सही ऑप्शन होगा। यूके के द्वारा किससे संबंधित था, नागरिकों के अधिकार से संबंधित था मैग्ना कार्टा। इसलिए हम कहते हैं जन्मदाता कौन सा देश है, फंडामेंटल राइट है। आप यहाँ याद रखेंगे कि हमने जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो यूएसए से ग्रहण किए हैं, यूएसए के संविधान से ग्रहण किए हैं। और याद रखेंगे यूएसए ने ही संविधान की सबसे पहले संविधान के आधार पर या संविधान में मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को दिए थे प्रथम बार। ये भी आप पॉइंट याद रख रहे होंगे। तो सारी चीजें समझ में आई होंगी आपको यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक अधिकारों का जन्मदाता। यही मैंने देखिए लिखा भी है कि मौलिक अधिकारों का जो जन्मदाता है, मौलिक अधिकारों का जो जन्मदाता है वो हम किसे मानते हैं, ब्रिटेन को मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1791 में, सन भी आपको याद रखनी है, इंपोर्टेंट लाइन है, मैं आपको बता रहा हूँ। 1791 में अमेरिका ने अपने संविधान के द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए थे। तो सबसे पहले आपने 1791 में यूएसए ने अपने संविधान के माध्यम से
तो दो सवाल मैंने आपको बताए, अगर आपसे पूछा जाएगा पहला देश, तो आप ब्रिटेन ऑप्शन में लगा रहे होंगे, लेकिन संविधान के माध्यम से किसने नागरिकता प्रदान की, सॉरी मौलिक अधिकार प्रदान किए थे अपने देश के नागरिकों को, तो वहां से यूएसए होगा। और हमने भी कहाँ से लिए हैं, यूएसए से। देखिए यही नेक्स्ट पॉइंट भी है कि अमेरिका से हमने क्या लिए हैं, जो मौलिक अधिकार के प्रावधान है वो लिए हैं, मौलिक अधिकार लिए गए हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर बात की जाएगी भारत के बारे में, तो आपको याद रखना है 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से, जहां हमने अपनी संविधान सभा की भी मांग की थी जब हम पढ़ रहे, तो मैंने आपको बताया था संविधान सभा की मांग कहाँ की गई थी, अप्रत्यक्ष रूप से। तो याद आपने, मैंने आपको वहां बताया था कि सन 1895 में तिलक जी के द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा, साथ ही साथ स्वराज विधेयक के माध्यम से ही पहली बार फंडामेंटल राइट्स की क्या की गई, मांग की गई। तो ये भी आपको याद रखना होगा। प्रथम बार अप्रत्यक्ष पूछा जाएगा तो आप याद रखेंगे 1895 में। उसके बाद याद रखेंगे जैसे ही हमने संविधान सभा की मांग की यहाँ पर, तो 1919 में क्या आया था, भारत शासन अधिनियम आया था। और 1919 भारत शासन अधिनियम में क्या कहा गया कि जो भारत का संविधान होगा उसका निर्माण ब्रिटिश संसद के द्वारा किया जाएगा। यही सबसे ज्यादा विरोध हुआ कि हम भारत के संविधान का निर्माण कर रहे हैं तो ब्रिटिश संसद क्यों करेगी, भारतीय के द्वारा किया जाएगा। महात्मा गांधी ने भी, मैंने आपको बताया था, यही कहा था कि हम क्या होगी, संविधान सभा होगी। हालांकि डायरेक्ट शब्द यूज नहीं किया था उन्होंने, ठीक है। जैसे ही क्या होता है, जैसे ही ठीक है, जैसे ही क्या होता है, स्वराज, ये 1919 भारत शासन अधिनियम आता है, ठीक है। तो 1928 में 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी, ठीक है। जैसे ही हमने मांग जो बहुत ज्यादा की, तो उसके बाद ब्रिटिश एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान की तो मांग कर रहे हैं, क्या भारतीय लोग संविधान का निर्माण भी कर सकते हैं। वो संविधान बनाकर लाएं, संविधान का प्रारूप बनाकर लाएं, तब जो है ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है, ब्रिटिश के जो लोग हैं यहाँ, हम लोग जो है उनके संविधान के बारे में, कि उनका संविधान वो स्वयं बनाएंगे, इस बारे में विचार कर सकते हैं, ठीक है। भारतीयों पर संविधान तो बनेगा नहीं, तो संविधान बनाने की बात कैसे कर रहे हैं। इसी के आधार पर 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से क्या किया, मौलिक अधिकारों की मांग की। नेहरू रिपोर्ट आप कह सकते हैं ये संविधान बनाने का प्रयास था, संविधान के निर्माण का प्रयास। हालांकि इसे बाद में आप देखेंगे कि नेहरू रिपोर्ट नहीं मानी गई थी, बहुत सारी मांग की गई थी, जिसके अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स की भी जो थी मांग थी। याद रखेंगे नेहरू रिपोर्ट में आपसे पूछा जाएगा क्या नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था, तो आप बता रहे होंगे बिल्कुल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, वो उल्लेख जो है वो नेहरू रिपोर्ट में था। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस ने कब मौलिक अधिकारों की मांग की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपोर्टेंट लगाएंगे। आप याद रखेंगे 1931 में जब कराची का अधिवेशन हो रहा था, कराची अधिवेशन कांग्रेस का, तब फंडामेंटल राइट्स की मांग की थी, मौलिक अधिकारों की मांग की थी। तो ये पॉइंट भी इंपोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट भी याद रखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार, याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से या प्रत्यक्ष रूप से फंडामेंटल राइट्स की मांग की थी, व उनके प्रारूप का निर्धारण किया था कि किस प्रकार से हमारे मौलिक अधिकार होंगे। इस प्रारूप का निर्माण भी किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट रूप से अगर आपसे पूछा जाएगा किसने मांग की है फंडामेंटल राइट्स की, तो आप कह रहे होंगे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डायरेक्ट रूप से फंडामेंटल राइट्स की क्या की गई, मांग की गई है, और उसके प्रारूप का निर्धारण किया गया है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आई होप एक बार हम लास्ट जब हमारी क्लास हो रही होगी तो एक बार रिवीजन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने किस माध्यम से, स्वराज विधेयक के माध्यम से जो है फंडामेंटल राइट्स की मांग की थी। नेक्स्ट फिर मैं आपको बता रहा था कि 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से क्या की थी, फंडामेंटल राइट्स की मांग की थी, ठीक है। तो
नेक्स्ट फिर मैंने आपको बताया कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने जो है वो मांग की फंडामेंटल राइट्स की, तो ये सारी चीज़ें तो हम कर चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जवाहरलाल नेहरू प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से जो है वो संविधान जो मौलिक अधिकार हैं उनकी मांग की तथा उनके प्रारूप का निर्धारण किया। नेक्स्ट बात करते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, अब हमसे पूछा जाएगा जो हमने मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया है, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको विजुअल नहीं होगा तब भी सारी चीज़ें दिखेंगी। मौलिक अधिकारों का मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की समिति की सिफारिश पर भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। यहाँ से बहुत सवाल बनेंगे, एक लाइन है मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको क्या बताया, किस समिति की सिफारिश पर सबसे पहले पूछा जाएगा कि किस समिति की सिफारिश पर जो है वो मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया, तो आप याद रखेंगे मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और उपाध्यक्ष जो थे वो आचार्य JV कृपलानी थे। इस समिति की सिफारिश के आधार पर किसके अंतर्गत, तो आप याद रखेंगे भाग 3 के अंतर्गत, आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार सवाल पूछे गए इतनी सी लाइन से कि किस समिति की सिफारिश पर, तो आप याद रख रहे होंगे मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की समिति की सिफारिश पर। साथ ही साथ फिर मैंने आपको बताया किस भाग में, भाग 3 में, क्योंकि भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता और भाग 3 में कौन है, फंडामेंटल राइट। आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आर्टिकल 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी लाइन है, शुरू में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। देखिए पहले जब क्लास शुरू हुई थी तब मैंने आपसे पूछा था क्या मूल संविधान में फंडामेंटल राइट थे। यहाँ आप लाइन पढ़ रहे होंगे शुरू में, इसका मतलब मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या अगर आपसे पूछी जाएगी वो 7 थी। मतलब 7 अगर मूल संविधान में थी तो फिर वर्तमान में कितनी है भैया, वर्तमान में कम हुई होगी या ज्यादा हुई होगी। तो आपको याद रखना है 44 में संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में सम्मिलित था उसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। मैंने आपको क्या बताया, 44 में संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 के अंतर्गत उसे फंडामेंटल राइट की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो अगर वो अलग हो गया, हटा दिया गया, तो वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है, तो आप याद रखें वर्तमान में संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे आर्टिकल 301 के अंतर्गत कौन सा है, लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। तो ये जो 3-4 लाइनें आपको दिख रही हैं ये एकदम आपको क्रीम मिल रही है, यहाँ से आपको सवाल डायरेक्ट मिलते हैं देखने को। सबसे पहले मैंने आपको बताया मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की समिति की सिफारिश पर भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 7 है, सॉरी मूल संविधान में जो है 7 थी, वर्तमान में 6 थी क्योंकि एक को कम कर दिया गया। यहाँ हमने पढ़ा कि 44 में संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में था उसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से अलग कर दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300 के अंतर्गत क्या है, एक लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। अगर आपके संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है तो जो लीगल राइट की प्रोसीजर होता है उस आधार पर आप कार्य कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन है तो आप सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीधे नहीं जा सकते थे। क्यों हमने मौलिक संपत्ति के अधिकार को हटाया था, क्योंकि जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ था ना उसके बाद सबसे ज़्यादा जो विवाद था वो संपत्ति से ही था, है ना। तो किसी भी व्यक्ति के संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन होता तो सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाता।
ऐसे तो जिस भी व्यक्ति की संपत्ति का अधिकार होगा सीधे सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। इससे गवर्नमेंट ने सोचा अगर हम ऐसा करेंगे तो जितनी भी जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित कानून है अगर हम वो बनाएंगे तो उनके उल्लंघन, उनके अधिकार, जब हम जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के कानून बनाएंगे तो उनके संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट देखेगा मूल ढांचा का उल्लंघन हो गया, भाई आपको बनाया हुआ कानून क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसी को देखते हुए संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया और किसमें शामिल किया गया, कानूनी अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया। क्या आपके कानूनी अधिकार का उल्लंघन होगा, आप कोई भी प्रोसीजर नहीं अपना सकते। आप कहेंगे नहीं, अगर आपके कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप पहले हाई कोर्ट जाएंगे, अगर हाई कोर्ट से आप संतुष्ट नहीं होते फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के बाद आप जा नहीं सकते क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट ही है। वर्तमान में नेक्स्ट लाइन है कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। तो ये जितनी भी लाइनें हैं आपको बिल्कुल एज इट इज ऐसे की ऐसे ही याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। ये कोई भी लाइन्स नहीं है, ये सवाल हैं आपके जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ प्रोबेबली है कि इसी से आपको सवाल मिल जाएगा डायरेक्ट। तो मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताई हैं, एक बार आप जब रिवीजन कर रहे होंगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अब। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ मूल अधिकार की संख्या 6 है तो कौन कौन से वर्तमान में मूल अधिकार 6 हैं हम जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा समता का अधिकार, नंबर 1 समता का अधिकार। सारे आर्टिकल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये जितने भी आर्टिकल्स हमें दिए गए हैं ये क्या है, हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ ही देखिए, जब आप पढ़ रहे हैं तो मैं आपको समझाता हूँ सारी चीज़ें, एक मिनट रुकिए। देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार में लिखा है मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार। आपको अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल के अंतर्गत आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, आप न्यायालय जाएंगे, तो आप याद रखेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत। तो पहले मैंने आपको बताया समता का अधिकार, पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले मैंने आपको बताया समता का अधिकार, फिर मैंने आपको बताया स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, कौन से आपको शिक्षा के अधिकार हैं, संस्कृति से रिलेटेड अधिकार प्राप्त हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स जो हैं वर्तमान में मौलिक अधिकारों की श्रेणी में सम्मिलित है। डिटेल में हम आर्टिकल्स को पढ़ रहे होंगे, आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत सारी चीज़ें जब जान रहे होंगे। यहाँ आपको याद रखना है कौन कौन से 6 हैं, तो कौन से 6 हैं ये आपको याद रखना है। पहला हमारा समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक एवं स्वतंत्रता का अधिकार है, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। जो 6 हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, आपको एज इट इज ऐसे ही याद भी रखने हैं। कभी कभी सवाल आता है कि कौन सा मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर होता है, फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में डिफरेंस क्या है, हम यहाँ जान रहे होंगे। कई बार आप सुनते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या हमारे कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ जान रहे होंगे। पहला पॉइंट है, देखिए मौलिक अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित होते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उनका संरक्षण स्वयं कौन कर रहा है, उनका संरक्षण स्वयं संविधान कर रहा है। तो मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा संरक्षित होते हैं, जबकि कानूनी अधिकार जो होते हैं वो न्यायालय द्वारा संरक्षित होते हैं। लीगल राइट्स जो हैं किसके द्वारा हैं, न्यायालय के द्वारा संरक्षित हैं। या फंडामेंटल राइट्स का जो संरक्षण है वो न्यायालय नहीं करता। आप आर्टिकल 32 जब पढ़ रहे होंगे तो आप वहाँ पढ़ेंगे कि न्यायालय क्या करता है, जो मौलिक अधिकार हैं उनका संरक्षण करता है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो मौलिक अधिकार हैं संविधान द्वारा संरक्षित होते हैं, जबकि कानूनी अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित होते हैं। नेक्स्ट है, अगर मौलिक अधिकार में परिवर्तन करना है आपको,
मान लीजिए फंडामेंटल राइट हैं, 6 हैं, 7 बनाने हैं, 7 हैं, 8 बनाने हैं, ठीक है, 5 हैं, 4 करने हैं, कुछ उनमें संशोधन करना है, कुछ ज़्यादा करना है, कुछ कम करना है, कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। तो आप याद रखेंगे संविधान संशोधन करना होगा। कैसे? 7 मूल अधिकार थे, हमने एक को कम किया, क्या किया? 44वां संविधान संशोधन किया। अगर हमें 5 करने हैं, 6 से 5 करने हैं, तो फिर हमें क्या होगा? संविधान संशोधन करना होगा कि नहीं करना होगा? यही लाइन भी कह रही है कि अगर आपको मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना है तो संविधान संशोधन करना होगा, जबकि लीगल राइट कानूनी अधिकार में परिवर्तन करना है तो आप साधारण विधि के निर्माण से क्या कर सकते हैं? उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। उनके लिए संविधान संशोधन 368 की जो प्रक्रिया होती है उसे लागू करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? साधारण विधि में रहेंगे, लोकसभा राज्यसभा में बना सकते हैं या अध्यादेश जारी कर कर भी बना सकते हैं और उसे लागू कर सकते हैं। तो यहाँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। पहला मैंने आपको बताया है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण संविधान करता है, जबकि कानूनी अधिकारों का जो संरक्षण होता है वो न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगर मौलिक अधिकार में परिवर्तन करना है तो संविधान संशोधन करना होगा, जबकि कानूनी अधिकार का अगर आपका में परिवर्तन आपको करना होगा तो साधारण विधि के माध्यम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, मौलिक अधिकार राज्य में व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, जबकि कानूनी अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त नहीं होते। राज्य व्यक्ति, देखिए अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा हूँ तो ये आपको स्टेट के विरुद्ध भी प्राप्त हैं प्लस पर्सन के विरुद्ध भी प्राप्त हैं। डेट मीन्स व्यक्ति और राज्य दोनों के विरुद्ध प्राप्त हैं। अगर आपका कोई भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन अगर स्टेट करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कोई व्यक्ति करता है तब भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जबकि लीगल राइट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये आपको स्टेट के विरुद्ध प्राप्त नहीं है, राज्य के विरुद्ध प्राप्त नहीं है। कैसे? मान लीजिए आपकी कोई जमीन है, और वहां से आपकी जमीन से फ्लाई ओवर निकल के जा रहा है, क्योंकि अब फ्लाईओवर गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट निर्माण करती है फ्लाईओवर्स का, तो वो आपकी ज़मीन का उचित मूल्य आपको देगी और फ्लाईओवर वहीं से निकल कर जाएगा। अगर आपकी ज़मीन उन्होंने ले ली और फ्लाईओवर का निर्माण कर लिया जबकि आपका मन नहीं है ज़मीन देने का, तो आप इस आधार पर कि आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार में तो है नहीं संपत्ति का अधिकार भैया, ये तो कानूनी अधिकार। आप हाई कोर्ट जाइए, बेसिकली हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे। तो ये जो जमीन है ना, यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि अब मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, मेरे लीगल राइट का उल्लंघन है, मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। राज्य चाहे तो वो आपकी भूमि को ले सकता है आपके उचित दामों को देकर, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था कि व्यक्ति और राज्य के दोनों प्राप्त है। मान लीजिए आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, आपका लिंग के आधार पर आपका भेदभाव किया जा रहा है, कोई भी वैकेंसी निकली है, कोई भी जगह या कोई भी जगह पर आपका लिंग के आधार पर भेदभाव है, तो आप क्या जा सकते हैं? ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपने सबरीवाला वाला जो मंदिर का केस हुआ था उसमें आपने पढ़ा होगा, महिलाओं को जो है वह अनुमति थी नहीं थी मंदिर के आधार पर, तो इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट में सीधे केस चला था। आपको पता ही है, केरल के अंतर्गत है जो सबरीमाला का मंदिर। तो मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होगा, अगर आपको प्राप्त होंगे तो वो राज्य और व्यक्ति दोनों के प्रति प्राप्त है, जबकि कानूनी अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त नहीं है, आपको केवल पर्सन के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। आप चाहेंगे कि हाँ केस करना चाहते तो आप बेसिकली केस कर सकते हैं, लेकिन सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। राज्य चाहे तो विधि के माध्यम से आपके मौलिक जो कानूनी अधिकार है उनका उल्लंघन कर सकता है और किया भी जाता है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है, ये लाइन मैंने आपको बताई है, जबकि कानूनी अधिकार के उल्लंघन पर पहले उसे हाई कोर्ट जाना होगा। यहाँ समझिए, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके लीगल राइट कानूनी अधिकार का उल्लंघन है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जा सकते, पहले आपको हाई कोर्ट जाना होगा, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। देखिए लास्ट क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने क्या किया था, नागरिकता का टॉपिक को समाप्त किया था, और उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था हम 2 से 4% जो है नागरिकता के टॉपिक से कर रहे होंगे। आज हम अब ऐसा ही किया करेंगे, जैसे ही हमारा टॉपिक समाप्त होगा या चैप्टर समाप्त होगा
उसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन उस चैप्टर से ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ हम वीकली एक टेस्ट तो लगाते ही हैं पॉलिटी का, तो आप वो ज़रूर लगाएं। शुक्रवार के दिन वीकली टेस्ट होता है, उस दिन शाम को लाइव क्लास होती है, तो आप सभी लोग उपस्थित रहें लाइव क्लास के अंतर्गत। ठीक है, तो पहला आप देख रहे होंगे क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करेंगे जब क्लास ले रहे होंगे, क्योंकि नागरिकता का हमने चैप्टर जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, उसका अध्ययन किया है। तो पहला सवाल है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का उल्लेख है? विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का उल्लेख है? पहला है एकल, दूसरा ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, तीसरा ऑप्शन है दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर देना होगा। तो मैंने आपको बताया था भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का उल्लेख मिलता है, सिंगल सिटीजनशिप का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है, नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर जो है नागरिकता की प्राप्ति नहीं की जा सकती? पहला ऑप्शन है जन्म के द्वारा हम नागरिकता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या देशीयकरण के माध्यम से हम नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं? किसी भूभाग के सम्मिलित होने से क्या नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं? या भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते? जब आप आंसर कर रहे होंगे, आई होप अच्छे से आंसर सारे कर रहे होंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, जन्म के द्वारा हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको अच्छे से बताया। देशीकरण के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, लास्ट क्लास के अंतर्गत चर्चा की थी। कोई भी भूभाग अगर भारत के क्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तो भी उसे नागरिकता प्राप्त हो जाती है, इसकी भी हमने बात कर ली थी। जबकि भारतीय बैंक में धन जमा करके आप नागरिकता प्राप्त करने की बात नहीं कर सकते कि मैंने भारतीय जो बैंक है उसमें धन जमा किया, इस आधार पर आप मुझे नागरिकता देंगे। इसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, नागरिकता का उल्लेख किस भाग में मिलता है? बहुत इजी सवाल है। ऑप्शन एक पहले भाग में मिलता है, दूसरे भाग में मिलता है, तीसरे भाग में मिलता है और चौथे भाग में। तो बहुत सरल सवाल था। भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 के बीच नागरिकता का उल्लेख मिलता है, सारे लोग आप जानते ही हैं। तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। नेक्स्ट बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है कि किस देश में, सॉरी क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता डबल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? मतलब इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा देश है जो दोहरी नागरिकता को मानता है? सेंट्रल की नागरिकता अलग होगी और राज्य की नागरिकता अलग होगी। इसका सही आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है इंडिया में दोहरी नागरिकता है, दूसरा ऑप्शन है यूएसए में दोहरी नागरिकता है, तीसरा ऑप्शन है कनाडा में दोहरी नागरिकता है, और लास्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में जो है वो दोहरी नागरिकता का उल्लेख मिलता है। तो आपको इसका ऑप्शन सही कमेंट बॉक्स में बताना होगा जब आप क्लास ले रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप बताएंगे कि दोहरी नागरिकता किस राष्ट्र के अंतर्गत प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यूएसए। जब हम क्लास ले रहे थे उसी के अंतर्गत मैंने आपको बताया था, ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्र की नागरिकता अलग होती है, जबकि व्यक्ति जिस राज्य में निवास करता है उस राज्य की उसकी अलग नागरिकता होती है। ठीक है, एक तो उसकी यूएसए की नागरिकता होगी, दूसरा जिस भी राज्य में वो निवास कर रहा होगा उसकी अलग नागरिकता होगी। दोहरी नागरिकता का उल्लेख इनमें से केवल एक राष्ट्र में ही मिलता है, यूएसए में, जबकि इंडिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में सिंगल सिटीजनशिप चलती है। ठीक है, तो ये नागरिकता से रिलेटेड इंपोर्टेंट 4-5 सवाल हमने किए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। तो आज की क्लास के अंतर्गत हमने जाना मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार को हमने किस देश से लिया है, मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर होता है, साथ ही साथ मौलिक अधिकारों की जितनी भी हिस्ट्री थी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दैट मीन्स हमने किस प्रकार से अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया है, सारी चीज़ें क्लास के अंतर्गत जान ली हैं। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे होंगे, आर्टिकल 12 से स्टार्ट करेंगे और आर्टिकल 35 तक अच्छे से जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार हैं जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन सभी पर चर्चा नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मैं हाँ आपको बता दूं, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल है ग्रेड पाठशाला, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो इसी चैनल पर देख रहे होंगे, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं उनकी नोटिफिकेशन, ठीक है, और जितनी भी क्लास की PDF होती हैं,
अगर आप ये दोनों चीज़ें चाहते हैं, जो ज़रूर चाहेंगे, तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है ग्रेट पाठशाला, टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे, ठीक है, पहले ही नंबर आपको ग्रेट पाठशाला का मिलेगा, वहाँ आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए अगर क्लास पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कमेंट, चाहे इस क्लास से रिलेटेड हो या अन्य किसी भी क्लास से रिलेटेड, किसी भी टीचर से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। नीचे कमेंट बॉक्स का एक बॉक्स होता है, कमेंट बॉक्स, उसमें ज़रूर बताएंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।